हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, अपने वादे के मुताबिक हम लोग आपके लिए ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर को पूरी तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको सामने 5 वीडियो आ चुके हैं। ये आपका 6ठी क्लास है आपकी, जिसमें हम लोग ग्राम विकास अधिकारी प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये क्लास उन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनको लोग अभी तक कहते थे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है पेपर। हम उन्हीं क्वेश्चन को उठा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो देखिए ये कितना आसान है। टफ कुछ भी नहीं था, बस कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आइए हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक आप देखते रहिए क्वेश्चन को और सीखिए यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो बच्चों, आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये बता दूं कि जो आप सीखने जा रहे हो, ये ग्राम विकास अधिकारी की क्लास 6ठी है। इससे पहले 5 वीडियो आपकी आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, 5 वीडियो भी देख लीजिएगा। जितने भी हैं ये सब अलग अलग सेट के क्वेश्चन हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन गलत आए थे, सभी क्वेश्चन नहीं गलत थे। कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे थे लोगों को लग रहा था कि गलत हैं, लेकिन वास्तव में गलत नहीं थे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और जहां गलतियां थी उसका भी जिक्र हम करेंगे, वो क्वेश्चन कहां पर गलत थे। बात समझ में आ गई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप फुल कोर्स प्राप्त करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इस नंबर पर अपना नाम लिख करके, उस कोर्स का नाम लिख करके आपको मैसेज करना होगा और आप हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाओगे एग्ज़ाम कोच के साथ, जिससे आने वाले एग्ज़ाम कोच के एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे। और ये केवल उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे पहले से रजिस्टर करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, मतलब प्री रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफ़र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा रीजनिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी का। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सेक्शन का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन बायलिंगुअल हम क्वेश्चन को दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि दोनों लैंग्वेज के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आप इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश का देख लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का देख लो। एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ इसका। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। विषम का मतलब देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, ऑड का, ऑड वन आउट, जिसको आप बोलते हो ऑड वन आउट। ये विषम के पहचान करने की बात की गई है, ऑड वन को आउट बाहर करना है, मतलब विषम यहाँ पर बताना। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप देखते हो कि जब भी ऑड वन आउट के क्वेश्चन होते हैं तो इनको हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं और यहाँ पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं इनकी क्वालिटी के बेसिस पे, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन जितना ही क्लोज होंगे उतना ही डिफ़िकल्टी लोगों को होती है। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर लोगों से क्या गलतियाँ हुई थी। देखो अगर आप यहाँ पर गौर करो तो गैंडा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है गैंडा। गैंडा आप जानते हो कि यह एक शाकाहारी जानवर है जिसकी नाक पर सींग होता है ना। चलो, उसके बाद फिर आता है शेर, जो कि क्या है, एक मांसाहारी है। फिर बाघ है, ये भी मांसाहारी है। और भेड़िया है, ये भी मांसाहारी है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन 4 में से एक है जो शाकाहारी है, बाकी सब क्या है, मांसाहारी है, इसलिए आंसर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि हम गैंडा को इसलिए अलग कर सकते हैं क्योंकि इसकी नाक पे सींग होता है, बाकी सबकी नाक पे सींग नहीं होता। अगर बेटा ऐसे जाओगे तो इनके बॉडी पार्ट्स पे जाओगे तो सबके बॉडी स्ट्रक्चर तो अलग अलग हैं। आप जानते हो कि शेर, बाघ, चीता और ये भेड़िया, इन सब में क्या है कि सब में कुछ ना कुछ अंतर है। शेर को जानते हो ना, इसके गर्दन पे चारों तरफ बड़े बड़े बाल होते हैं, जबकि बाघ के ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना। तो कुछ ना कुछ सबके अंदर ऐसा डिफरेंसेस होगा, हमें इनको नहीं देखना, ये छोटी इतने माइक्रो चीज़ों को नहीं देखना। बॉडी पार्ट्स तो सबके अलग है, इसीलिए तो अलग अलग जानवर हैं ये। बात समझ में आ गई ना। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी देखनी है, इनके बिहेवियर को लेकर के देखना है या इनका कैटेगराइजेशन को लेकर के देखना। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर इसका कैटेगराइजेशन देखो, अगर आप देखो तो इनका ग्रुपिंग होगा कि ये 3 के 3 क्या है, मांसाहारी हैं, ये क्या है, शाकाहारी। इसलिए इनमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, गैंडा। आपका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, नॉन वर्बल्स में भी आपका पता है आपको कि नॉन वर्बल के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी आपने ऑड वन आउट देखा है यहाँ पर वर्बल का, उसी तरह से नॉन वर्बल में भी ऑड वन आउट भी होते हैं, सीरीज भी होती है और बहुत से पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो
आकृति बी और ए के बीच है, मतलब जो ए और बी के बीच रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन सी का डी के साथ बनना चाहिए, और डी की जगह पर इनमें से कौन सा आ जाए कि रिलेशन उसी तरह स्टेब्लिश हो जाए जैसे ए का बी के साथ स्टेब्लिश हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो कैसे देखते हैं, देखो ढेर सारे छोटे छोटे इसमें डायग्राम है, लोग क्या करते हैं पूरा देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, समय बचाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पेपर में, और ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। देखो कैसे इसको करते हैं, कभी भी इन क्वेश्चन को पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हर एक चीज़ को देखो। हमेशा क्या करो कि आप ऑप्शन की ओर थोड़ा सा नज़र दौड़ाओ। जरा देखो यहाँ पर, देखो ये इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है 180 डिग्री रोटेट हो गया है, सीधा ऐसे था और यहाँ पर ऐसे हो गया है। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल जो ऐसे है वो रोटेट होकर नीचे की तरफ जाएगा, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो फिर अब हमारे पास दो विकल्प हैं। तो भाई तुक्का लगाने वालों को भी मैं बता दूं, तुक्का भी अगर आप लगाते हो ना तो ऐसे ही लगाया जाता है कि भाई अगर मान लो कि दो विकल्प बच गए, अब इसमें नहीं समझ में आया, किसी को तुक्का लगाना है, समय नहीं है, आपको तुक्का ही मारना है, तो भाई 50-50 के चांस पे तुक्का मारते हैं। खैर ऐसी नौबत नहीं आने देंगे हम तुक्का मारने वाली, आप बस मेरे साथ बने रहिए। 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन को आपको टारगेट करके चलना है। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर। तो भाई जब यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प हैं, अब इन दोनों विकल्प को हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं, इनमें डिफरेंसेस देखो कि अंतर क्या है। सिमिलरिटी तो दोनों में हमें दिख गई, अंतर क्या है उसी अंतर के बेसिस पे हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। अंतर देखो जरा यहाँ पर, देखो इसके साथ यहाँ पर अंतर आ रहा, और यहाँ पर अब इससे हम पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या था, बाहर एक स्क्वायर था और ये स्क्वायर अंदर चला गया, स्क्वायर कहाँ गया, अंदर की ओर गया, और अंदर जो सर्कल था वो यहाँ कॉर्नर पर आ गया, मतलब इस तरह का मूवमेंट हुआ है। देखो यहाँ पर सर्कल बिल्कुल ऐसे यहाँ पर बाहर आ गया है और ये घूम करके इधर को गया है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखो इसमें क्या हो रहा है, ये घूम इसके अंदर जाएगा, तो जरा देखो यहाँ पर दोनों एक तरह से सेम है, और ये निकल करके क्या हुआ है बाहर की तरफ जब आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा बी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना? हम पूरे डायग्राम को कभी नहीं देखते हैं, जरूर इनमें कुछ ना कुछ ऐसा अंतर होता है। देखो पेपर अगर सेट होता है आपका तो इसी तरह सेट होता है कि विद इन टाइम आप उसको कर सको। जब आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती तब आप कहते हो पेपर बहुत लेंदी था, हमारा टाइम बड़ा कंज्यूम हो गया, क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता हमें करना कैसे है। हमको क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना। देखो एक बस दो झटके में केवल दो चीज़ें हमने देखा और सीधा हम लोग आंसर पे पहुंच गए। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन को समझते रहेंगे। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं हिंदी में दे रहे हैं। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने, फिर से क्या आ गया, ऑड वन आउट ही है, फिर से विषम को हमें क्या करना है, बाहर करना है। जरा देखो यहाँ पर फिर से, अब देखो ये क्वेश्चन फिर से एक बार बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना हुआ था। आपका जीएस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं रीजनिंग के, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट है, और इसके अलावा वेन डायग्राम है, ये सभी टॉपिक आपके तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकते। इसलिए आपको देखो मैं आपको बताता हूँ ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इनको अगर स्ट्रांग करना चाहते हो आप तो इसके लिए आपको पूरा जीएस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली मैं आपको बता दूं साइंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और साथ साथ आपका कंप्यूटर स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके अलावा हिंदी से और इंग्लिश से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये टॉपिक इतने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे ये टॉपिक हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन लोग इसको हल्के में लेते हैं, यही कारण है कि इनमें गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं। तो हल्के में नहीं लेना है। जिस टॉपिक को भी आप हल्के में लोगे या जिस सब्जेक्ट को भी हल्के में लोगे तो जान लेना कि वो आपको पीछे लेकर के जाएगा। तो कितना भी हल्का हो उसे हल्के में नहीं लेना है, हमें अच्छे से करना। जरा यहाँ पर देखो जिम कार्बेट, सबसे पहले क्या होता है, इनको चारों ऑप्शन को एक बार तो कम से कम रीड करो विद इन सेकंड, ठीक है। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। आपको तुरंत देखते देखते समझ में आ गया होगा। अगर आपका जीएस स्ट्रांग होगा तुरंत समझ जाओगे आप कि भाई ये जितने आपने इससे पहले तीनों को पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब नेशनल पार्क हैं। ये सब क्या है, ये सब नेशनल पार्क हैं। और ये क्या है, तुंगभद्रा एक नदी है। बात समझ में आ गई? तुंगभद्रा नदी है जो आप साउथ में जो बहती है और जाकर के बाद में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से अगर आपके जीएस स्ट्रांग रहेंगे तभी आप इन सब क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसलिए हमारा और इसमें से क्या होगा, सबसे अलग क्या हो गया, तुंगभद्रा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानो। देखो भाई यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, फिर से ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, जरा समझो आप।
इसमें क्या है कि आपके टाइम को खपाने के लिए कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे दे रखा है कि आप थोड़ी देर के लिए उसमें उलझे रहो। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको क्या है, इनके जाल में फंसना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने इसीलिए कहा था ग्राम विकास अधिकारी का पेपर टफ था, नहीं हो पाया, टाइम टेकिंग हुआ। देखो यहाँ पर फंसना नहीं है। देखो क्या, इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उठा करके दे दी। भाई इतना दिया, 2 लाइन और दे देते तो आप और टाइम वेस्ट कर देते। लेकिन हमें छांटना तो इन्हीं 4 में से है, तो क्यों उनको देखना, हमें देखना तो इसमें है ना। अंतर तो हमें यहाँ पर ढूंढना है ना, तो फिर इनको क्यों बैठ के पढ़ें, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। आप अंतर यहाँ से ढूंढो, इन 4 ऑप्शन में से सबसे अलग ढूंढो। देखो यहाँ पर आईडीबीआई, यूको, सेबी, एचएसबीसी, तुरंत आपको समझ में आ गया कि इसमें 3 के 3 ये क्या है, 3 बैंक हैं। लेकिन सेबी क्या है, एक संस्था है। किसकी, भारत सरकार की एक संस्था है ये। तो ये क्या है, ये सबसे अलग हो गई। तुरंत इस पे टिक कर लो और आंसर आपका आ चुका। बात समझ में आ गई ना। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे, देखो इतनी चीजें हैं, इन सबको देखोगे, सबको चेक करोगे कौन सा क्या क्या है, टाइम खराब होगा। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। आगे से आने वाले पेपर में आप इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि आप इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। देखो यहाँ पर, और देखो जब आप लोग शेयर करते हो और कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने आते हैं और आपके बेनिफिट के लिए ही हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। मतलब इस समूह का इसको हिस्सा बनाया जा सकता है, वहां पर हमें चूज करना है। इंग्लिश में ये भी एक देख लो, क्योंकि इसके लैंग्वेज में कई बार लोगों को दिक्कत होती है, तो इंग्लिश का भी मैं समझा देता हूँ। द बिलो नेम्स आर रिलेटेड बाई सर्टन लॉजिक। एक सर्टन लॉजिक के थ्रू एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है। फ्रॉम द ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट कैन बी मेड अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द नेम। तो यहाँ पर देखो तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, कारापार, कल्पक्कम, नरोरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन हमें ऑप्शन में से छांटना है। तो जरा देखो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप आओ तो आप देखोगे क्या दिखेगा। यहाँ पर देखो ये कोयना, उकाई, भाखड़ा नंगल और रावत भाटा। अगर आपका जीएस थोड़ा स्ट्रांग हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोयना, उकाई और भाखड़ा नंगल, ये जितने ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, डैम है, ठीक है ना। लेकिन रावत भाटा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर राजस्थान में ये पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, रावत भाटा। तो इसलिए इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा हुआ, रावत भाटा हुआ। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम टू सेम जा रही हैं। तो इन्होंने कहा था सेम को आपको यही इनसे रिलेट कर करके देखना है कि कौन सा रिलेट है, कौन सा रिलेट नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें तो हैं। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 25 पर्यटकों के समूह में से, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में रीजनिंग का कोई सेक्शन ऐसा नहीं था जो छूटा हुआ हो, ठीक है। सारे टॉपिक कवर किए गए हैं लगभग लगभग, और जो बच्चे खुचे होंगे आने वाले पेपर में उसको कवर कर लेंगे वो तो, कि इसलिए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। रीजनिंग पूरी तरह से पढ़ना है। रीजनिंग के जितने सेक्शन हैं, जितने पार्ट हैं, सबको आपको देखना हो, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, एनालिटिकल हो, एडवांस रीजनिंग का पोर्शन हो, सब आपको देखना होगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए यहाँ पर देखो ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि वेन डायग्राम से लिया गया था। 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई, गुजराती और मराठी। लेकिन इसमें 5 दोनों बोलते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती बोलते हैं ना मराठी बोलते हैं। ध्यान रखना है ये चीज़, ये बेसिक से बस थोड़ा सा उठा हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैं आपको इसको समझाता हूँ। वेन डायग्राम का क्लास जो लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भाई देखो क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, इसी के अंदर क्या करते हैं, उस एंटिटी को उठा के रख लेते हैं जो दिया गया है। यूनिवर्सल सेट की इन्होंने क्वांटिटी बता दी है, कितने हैं, 25 पर्यटक हैं। इनका यहाँ पर पता है ये कितने हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर 25 हैं। और इन्होंने क्या कहा, 10 गुजराती बोलते हैं। तो इसी डायग्राम को मैं जूम करके यहाँ पर बनाता हूँ, जरा आप इसको समझना। देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये गुजराती बोलने वालों का पूरा क्षेत्र है, ये उनका सर्कल है।
और फिर उसके बाद मराठी का नंबर है, तो यहाँ इसको मान लेते हैं हम मराठी बोलने वालों का क्षेत्र, मतलब जितने गुजराती बोलेंगे वो इसी सर्कल के अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, मराठी इससे बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर डेटा क्या दिया गया है, इन्होंने कहा 10 गुजराती बोल सकते हैं, मतलब इस पूरे सर्किल का जो पूरा क्वांटिटी दिया गया ये कितने लोग हैं, इनका अमाउंट कितना है 10। बात समझ में आ गई? फिर आगे इन्होंने क्या बोला, 12 मराठी बोल सकते हैं, तो भाई मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी है 12। और फिर आगे इन्होंने क्या कहा, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं, तो भाई गुजराती और मराठी का कॉमन यही तो है, देखो ये वाला सेक्शन यही तो कॉमन है, और इनकी संख्या कितनी दी गई है 5। तो याद हो आपको मैंने इसका शॉर्टकट दिया था, पिछली भी आपने पीछे अगर वीडियोस देखो तो वहाँ पर हमने इसका शॉर्टकट दे रखा है कि कैसे एक बार में हम निकाल लें गुजराती और मराठी बोलने वालों की संख्या। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर वो आपके दिमाग में बना होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एक अप्रोच मिलेगा, वो अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी कि हमें बढ़ना कैसे है क्वेश्चन की तरफ और कम से कम समय में कैसे निकाल लेना। और देखो यहाँ पर उन्होंने कहा ना तो गुजराती ना ही मराठी बोल सकते हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता हो कि इन 25 में से कितने गुजराती और मराठी बोलने वाले हैं। अगर ये पता चल जाएगा तो उनको हम माइनस कर देंगे 25 में से, बचे हुए जो होंगे वो ना तो गुजराती होंगे ना तो मराठी होंगे। बात समझ में आ गई? तो इस दोनों सर्कल के अंदर टोटल कितने आ रहे हैं ये काउंट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था किसी एक में से इस बीच वाले को करो माइनस, कितना आ जाएगा 7। देखो 12 और 5 का अंतर कितना आ गया 7, उठा के दूसरे में जोड़ दो क्या आ जाएगा 17। भाई 17 अगर इस पूरे सर्किल के अंदर यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, पूरे 17 लोग हैं, और पूरे इस यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं 25 लोग हैं, तो ऑब्वियसली सर्किल से बाहर कितने होंगे 8 लोग, तभी तो 17 यहाँ पर और 8 है मिलकर यूनिवर्सल सेट 25 बनाएंगे। बात समझ में आई? तो भाई यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा, सी पार्ट। 8 लोग ऐसे हैं जो ना तो गुजराती बोलते हैं ना तो मराठी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था भाई। डबल सर्किल का तो बेसिक क्वेश्चन यहीं से तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं जब हम लोग इस पे आते हैं, तो और वही क्वेश्चन है, और ये शॉर्टकट मैं सबसे पहले आपको यही बताता हूँ। तो देखो वही उसी पर बेस्ड तो क्वेश्चन है, कौन सा टफ था इसमें, कुछ भी नहीं टफ था। आगे देखो, जबकि मैं आपको क्लास में 5-5 4-4 डायग्राम के जो है क्वेश्चन कराता हूँ। देखो यहाँ पर 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ जो डेटा है आपका 3 डायग्राम के साथ होगा, ये 3 डायग्राम के साथ इस डेटा को हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, एक बार क्रिकेट दिया, एक बार फुटबॉल दिया, एक बार क्या दिया, चेस दिया। और 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं और इस डायग्राम से आप समझना इसको। 3 सर्कल का डायग्राम होगा ये इस तरह से, और इन्होंने एक बताया था क्या, क्रिकेट। चलो इसको मान लेते हैं क्रिकेट खेलने वाले हैं, और फिर उसके बाद है क्या, फुटबॉल। इसको मान लेते हैं फुटबॉल खेलने वाले हैं, और ये हो गए आपके चेस खेलने वाले। बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखो आप 38 छात्रों की कक्षा, मतलब ओवरऑल जो इन्होंने दे रखा है पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी होंगे वो मैं यहाँ पर अगर बना दूं अलग से यूनिवर्सल सेट, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। और पूरे यूनिवर्सल सेट में इन्होंने क्या कहा है, 38। बात समझ में आ गई? अब देखो इन्होंने क्या कहा, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने होंगे भाई, 18। ये पूरा सर्किल 18 को रिप्रेजेंट कर रहा। और फिर 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हो गए, 20। फिर यहां पर देखो क्या दिया इन्होंने, 15 चेस पसंद करते हैं, और चेस पसंद करने वाले कितने लोग हो गए हैं, 15। बात समझ में आ गई ना? ये पूरा सर्किल 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्किल 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा सर्किल 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरी कहानी है। आगे इन्होंने क्या बोला, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। तो देखो भाई क्रिकेट का सेक्शन इधर का है और चेस का सेक्शन इधर का है। अब इन्होंने जब कहा कि 8 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट चेस दोनों पसंद करते हैं, तो जरा गौर करो, देखो ये वाला पोर्शन दोनों में है, यही इसी की संख्या दी गई है कितनी, 8। मतलब ये दोनों छोटे छोटे जो पार्ट हैं इनको मिला करके सब पूरा कितना बन रहा, 8। और आगे इन्होंने क्या कहा, आगे देखो 8 छात्र क्रिकेट चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। मतलब इन 8 में से 3 ऐसे हैं
क्रिकेट चेस के साथ साथ वो फुटबॉल भी पसंद करते हैं, मतलब वो तीनों पसंद करते हैं। और तीनों पसंद करने वाले का सेक्शन ये देखो, ये तीनों सर्कल में आ रहा है और इनकी संख्या इन्होंने बताई है कितनी, 3। अगर ये 3 हो गए तो ऑब्वियसली एक निष्कर्ष पे हम आ चुके हैं यहाँ पर, वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा 8 था, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 5 होगा, तभी तो दोनों मिलकर के क्या होंगे, 8 होंगे। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड का विशेष ध्यान रखा करो, बार बार हम लोग इसका क्लास में जिक्र करते हैं, वेन डायग्राम की क्लास में। केवल यहाँ पर आ गया केवल, केवल क्रिकेट, तो ये पूरा सर्कल तो क्रिकेट वालों, खेलने वालों का था, लेकिन जब इन्होंने कहा केवल क्रिकेट, तो यहाँ पर देखो इतना एरिया, बस यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया, बस ये केवल क्रिकेट वालों का है। यहाँ पर कितने हो गए, 7। और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो चेस, केवल चेस की बात किया तो ये देखो यहाँ पर आ गया, और केवल चेस पसंद करने वालों की संख्या क्या दिया है, 6। ये देखो पूरा आसान हो गया, अब हमारे लिए चीज़ें निकालना आसान हो गया, क्योंकि अब हमें वो डेटा मिल चुका है, सारे डेटा हमको मिल चुके हैं। और इन्होंने कहा कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो किसकी संख्या पूछी गई है, जरा देखो यहाँ पर पूछा गया है केवल फुटबॉल, मतलब ये संख्या हमें बतानी है। एक निष्कर्ष मैंने अपनी तरफ से निकाला था, वो था क्या, 5। बाकी सारे डेटा आपके क्वेश्चन के दिए गए डेटा है। बात समझ में आई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसको निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हो, जब यहाँ इस सेक्शन में कितना संख्या है, इस सेक्शन में कितनी संख्या है, ये आपको पता चल जाए तभी आप निकाल सकते हो। बात समझ में आई। तो देखो इसको निकालने के लिए ये पूरा सर्किल है, इस सर्किल से हम निकाल सकते हैं। देखो 5 3 8 7 15, लेकिन ये पूरा सर्किल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 18 का। जब यहाँ तक 15 हो चुका है और 18 का टोटल कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब यहाँ का कंट्रीब्यूशन केवल 3 का होगा। ये पूरा सर्किल कितना बन गया, 18 बन गया। ठीक, आगे देखो यहां पर देखो, इस सेक्शन की अगर हम बात करें, इस सर्कल की जो चेस खेलने वाले हैं, 6 5 11 3 14, यहां पर कितने हो गए, 14। और इन्होंने क्या कहा, पूरा सर्कल का कंट्रीब्यूशन 15 का है, तो ऑब्वियसली इस सेक्शन का कंट्रीब्यूशन 1 का होगा। 6 5 11 3 14 और 1 15, अब पूरा सर्कल 15 कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको निकालना आसान हो गया भाई, जैसे हमने इसको निकाला उसी तरह इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए कहता हूं सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमें अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखो यहां पर क्या हुआ, 3 3 6 1 7 हो गया, और ये सेक्शन आप कितना यहां पर जोड़ दो कि 20 हो जाए, तो ऑब्वियसली 13। देखो यहां पर 3 3 6 1 7 और 13 7 क्या हो जाएगा, 20। हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई ना। ये देखो इससे पहले आपने देखा कि 2 सर्किल का था, ये देखो 3 सर्किल का है। दोनों क्वेश्चन एक ही सेट में पूछे गए हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए भैया देखो थोड़ा अलर्ट रहो आप लोग कि चीज़ें हैं वही सब कुछ जितना आपने क्लास में पढ़ा है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से सीखना होगा। देखो यहाँ पर एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। मतलब 40 लोगों को क्या है, 40 लोगों को क्या है भाई, डायबिटीज है, और 30 लोगों को क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है ना ही उच्च रक्तचाप है। बहुत बढ़िया। देखो पहला क्वेश्चन जो अभी आपने इससे पहले देखा डबल डायग्राम का, उसी का ठीक रिवर्स वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर है। देखो क्या है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फिर से यूनिवर्सल सेट, समझ लेना इसको। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी संख्या होगी एक्स वाई जेड, ठीक, ये पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अंदर जो सर्किल होगा उसको भी कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों सर्किल को मिला करके जो कंट्रीब्यूशन होगा। और साथ साथ यहाँ पर जो सपोज करो कि इस दोनों का सर्किल का कंट्रीब्यूशन y है और ये इधर बाहर का कंट्रीब्यूशन z है, तो x की वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी भाई, z प्लस वाई। बात समझ में आ गई ना। बस यही चीज़ें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल फिर से हम लोग करेंगे। यहाँ पर जरा देखो इन्होंने क्या कहा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप बोला है, तो भाई रक्तचाप और मधुमेह के लिए 2 सर्किल हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गया। तो चलो इसको मान लिया मैंने, ये डायबिटीज़ वाले हो गए और ये क्या हो गए, ब्लड प्रेशर वाले हो गए। चलो आओ देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, 40 लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको यहाँ कर लो, मतलब इस सर्किल का कंट्रीब्यूशन 40 का है। फिर इन्होंने बोला 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, मतलब इस सर्किल का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो 30 है। ठीक, आगे देखो 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, तो मतलब ये 22 कहाँ आने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, इस सेक्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि ये दोनों
ये पेशेंट जो हैं ये इनको दोनों बीमारी है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है। तो देखो अब आप यूनिवर्सल सेट की तरफ जरा देखो एक बार कि यहाँ पर इन्होंने 17 लोगों को क्या किया है, इन दोनों सर्कल से बाहर रख दिया, मतलब ये जेड की वैल्यू यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बात समझ में आ गई ना। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा, अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब यूनिवर्सल सेट में इसकी बात की है एक्स की वैल्यू। तो भाई अगर जेड आपको 17 मिल चुका है तो आपको चाहिए क्या, फिर वाई ही तो चाहिए। अगर वाई आपको मिल जाए तो एक्स की वैल्यू आप पूरा पूरा निकाल सकते हो। तो वाई मिलेगा कहाँ से, बिल्कुल वही बेसिक अप्रोच जो मैंने आपको बता रखा है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 8, 8 यहाँ पर जुड़ गया, कितना बन जाएगा भाई 48, 48 को हम 17 के साथ जोड़ देंगे 65, आंसर कौन सा होगा, सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई ना। देखो इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है एक सेट के अंदर और तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है सारे टॉपिक को। और ये चौथा टॉपिक देखो ये भी उसी तरह का है और ये भी उसी सेट के अंदर है। देखो यहाँ पर एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं और 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। देखो यहाँ पर फिर से बांसुरी, गिटार और क्या है, वायलिन, 3 चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर, 3 एंटिटी हैं यहाँ पर। तो 3 एंटिटी का डायग्राम हम फिर से क्रिएट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो एक इन्होंने दिया था क्या, बांसुरी, और दूसरा इन्होंने दिया था गिटार और तीसरा था ये वायलिन। चलो देखो आगे क्या डेटा है यहाँ पर। 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं तो ये 12 का कंट्रीब्यूशन इस सर्कल के अंदर है, ठीक। और 11 गिटार बजाते हैं तो 11 का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। और इन्होंने क्या कहा, 10 वायलिन बजा सकते हैं तो वायलिन 10 का कंट्रीब्यूशन इस सर्कल के अंदर है, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं। बांसुरी के साथ गिटार बजा रहे हैं, मतलब ये वाला देखो ये सर्कल, ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 का है, ठीक। और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, मतलब ये 3 ऐसे हैं जो तीनों के कंट्रीब्यूशन वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये डेटा क्या होगा, 3 होगा, ठीक। आगे इन्होंने क्या कहा, 3 छात्र केवल गिटार, केवल गिटार, देखो गिटार, केवल गिटार वाले कहाँ पे आ गए, यहाँ पर आ गए। अब आप देखो इस एरिया को निकाल सकते हो कैसे, देखो 11 टोटल दे रखा था, बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ देखो और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं तो वो केवल वायलिन का क्षेत्र क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। आगे इन्होंने क्या पूछा, कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो फिर से देखो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस आपको करना देखो कैसे है। ये सेक्शन आपसे पूछा गया है। ये सेक्शन तब बता सकते हो जब आपको ये वाला सेक्शन पता हो, और इस सेक्शन को आप तब निकाल सकते हो जब आपको ये वाला सेक्शन पता हो। और ये वाला सेक्शन निकालना आसान है, मैंने क्या कहा था भाई, ये इन्फॉर्मेशन हमने अपनी तरफ से निकाला था। 3 3 6 3 9 यहाँ पर हो गए, टोटल 11 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, ठीक। आगे देखो कि जब यहाँ पर 2 मिल गया है तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 10 का है। तो 4 3 7 दोनों ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अब ये संख्या निकालना आसान हो गया क्योंकि टोटल 12 है। तो देखो यहाँ पर 3 3 6 1 7, 7 को अगर हम 12 में से माइनस कर देंगे तो इनकी संख्या पता चल जाएगी, जो क्या होगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, हमारा सेकंड पार्ट। तो ये मैथमेटिकल सेक्शन का जो पोर्शन है आपका रीजनिंग में, ग्राम विकास अधिकारी में, ये ज़्यादा पूछा गया था। कारण इसका क्या था, मैथ तो आपके यहाँ था नहीं, केवल हिंदी, जीएस और रीजनिंग आपके 3 सेक्शन के जो है पेपर बने हुए थे। तो इसलिए इसमें मैथमेटिकल जो सेक्शन एक रीजनिंग का होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता है, उसी के सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछा गया था। इवन डीआई भी यहाँ पर पूछ लिया गया था। आने वाले सेट में वो क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उसकी भी बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। चलो आगे देखते हैं इसको। देखो ये फिगर काउंटिंग का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बार बार हम लोग इसके शॉर्टकट सीख रखे हैं एग्जाम में। जरा यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा था, नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है। देखो भाई आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिगर काउंटिंग की जो क्लास जिन लोगों ने ली है उसमें मैं बताया हूँ कि अगर एक वर्ग की बात की जाए तो वर्ग जो के सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आयत की बात की जाए तो आयत के आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और इंटरनल एंगल 90 डिग्री दोनों के अंदर होता है, ठीक है। ये आपको पता है प्रॉपर्टीज की। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर इनको
रेंज की बात की जाए, मतलब इनके डोमेन की बात की जाए कि ये किस डोमेन के अंदर आते हैं, ये अगर वेन के थ्रू इसको देखा जाए, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल होता है। ये क्या होता है? एक तरह का रेक्टेंगल होता है। लेकिन ये जो रेक्टेंगल होता है ये स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ये स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ये केवल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है बस। मतलब कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, बस इस वाइस वर्सा इसका नहीं हो सकता। ठीक। तो यहां पर जब भी काउंटिंग आती है, देखो अगर आपको ये स्क्वायर भी दिख रहा हो ना, तो काउंटिंग आपको इसकी करनी है। ठीक है। अब यहां पर दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक बार काउंटिंग में होता है, एक बार नहीं होता है। ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो, तो अगर आप प्योर आयत की बात करो तो देखो सिर्फ ये एक आयत आपको नजर आ रहा है, बाकी कोई आयत नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। और ऑप्शन में कहीं एक नहीं है, तो ऑब्वियसली इन्होंने इसकी काउंटिंग किया है यहाँ पर। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो और एक पूरा बड़ा सा कितना हो गया? 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी पार्ट। बात समझ में आ गई ना? जब भी ये क्वेश्चन आते हैं आयत पे, तो दो तरह के इसमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और दो इंफॉर्मेशन मिलते हैं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, दो के दोनों नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले जब भी काउंटिंग आपको करना हो, तो आप क्या करो, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को एक साथ कंट्रीब्यूट करके टोटल काउंट करो। आप प्योर रेक्टेंगल ना पहले काउंट करो, क्योंकि ज्यादातर 90 से 95% की क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो इसी पर बेस्ड होते हैं, जिसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों काउंट होते हैं। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। फिगर काउंटिंग का अगला क्वेश्चन ये देखो। यहां पर इन्होंने क्या पूछा? नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है? त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज जिसको आप बोलते हो। ठीक है। इनकी बात हुई है यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन तो अगर आप लोग क्लास में बैठे हो तो आपको पता होगा कि भाई इसको कितनी बार मैं करा चुका हूं और कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। बार बार कहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राम विकास अधिकारी में आया है, पीसीएस उठा लो आप, उसमें भी ये पूछा गया है, लोअर पीसीएस उठा लो उसमें भी पूछा गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो पहले भी मैंने इसकी बात की है, शॉर्टकट मैंने बता दिया है। तो देखो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और उसके बाद 6, 9 6 15, 15 1 16, आंसर आ गया हमारा बी पार्ट। देखो कितना फास्ट एक कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है। कैसे हुआ आओ दिखाते हैं आपको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, 1 2 इनको जोड़ दो, ये संख्या कितनी आती है? 3 आती है। हमेशा स्मॉल पार्ट में देखोगे आप, तो देखो 3 अगर यहाँ पर बना, 3 यहाँ पर बना, 3 यहाँ पर, तो टोटल कितना बन गया? 9 बन गया। लेकिन अगर बड़े ट्रायंगल की बात करो तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये तो इसमें देखो दो आपके बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ऐसा तो देखो तीनों लाइन के साथ होने वाला है, तो मतलब 6 होने वाला। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15 15 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपका है वो क्या हो जाएगा? 16। इस तरह से हम काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो जब आपके जो क्लास में शॉर्टकट्स चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप उनको देखोगे, उनको समझोगे, तो देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपका बाहर चला जाए। अभी तक बताओ आप, इस यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने कभी पढ़ा ना हो, जो आपको क्लास में दिखाया ना गया हो और बताया ना गया हो। मतलब पेपर था इजी, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, बेसिक को क्लियर करने की जरूरत थी। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, आप इसको देखना। एक मानक पासा, ऑलरेडी इन्होंने क्या दे दिया है? एक मानक है, जिसको क्या कहते हो भाई? स्टैंडर्ड डाइस आप कहते हो। स्टैंडर्ड डाइस, आप डाइस पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर, जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। तो ये तो आपको पहले से पता है ना, लाइन दी गई होती तब भी आपको पता था। स्टैंडर्ड कहते ही ये चीज आपके दिमाग में आ गई। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो मानक पासा का बस एक ही तरीका है, सभी अपोजिट 7 हो जाने चाहिए। अगर इसमें एक भी ऐसा नहीं होता तो मानक नहीं होगा, सबके साथ ऐसा फॉलो होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ऐसे ही देखते हैं, ऑप्शन को चेक करना सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ पर 5 2 7 होगा, 4 6 11 हो गया, ये हमारा आंसर यहाँ पर कट गया। ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आप, तो 6 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया। ये देखो हमें मिल गया पूरा पूरा एग्जैक्टली यही हमारा आंसर हो गया। देखने की बाकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो और दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो 6 1 7 बना, लेकिन 5 4 9 बन गया, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, देखो 5 3 8 बन गया, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आई? तो जैसे दूसरा ऑप्शन मिले टिक करो और आगे बढ़ो। इतना अपने ऊपर भरोसा रखो यार, अगर अच्छे से पढ़े हो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन पेपर में। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली, और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, और एक झील तक पहुंचने के लिए उसे 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है? 15 17 8।
आपको मैंने शॉर्टकट बता रखा है। 10 मिनट की क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। देखो वो 10 मिनट की क्लास में जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी ना, उसी ट्रिक से देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको समझ में आया वो कितना इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट की क्लास को ज़रूर देखो, किसी भी कीमत पे उसे छोड़ना नहीं है। आप जो ये डिटेल्ड क्लास पढ़ते हो ना, आप ये समझ लो कि अगर डिटेल नहीं पढ़ना तो 10 मिनट वाली जाके पढ़ लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। बात समझे ना। और अगर आपने इसको पढ़ने के बाद 10 मिनट वाली पढ़ लिया तो आप फिर पूछो ही मत, फिर आपका कितना स्ट्रांग होने वाला है क्लास। देखो यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ, और दोनों तरीके से, हर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 3 तरीका, एक तो देखते देखते क्वेश्चन करना है, दूसरा तरीका एक इसका शॉर्टकट, और तीसरा तरीका थोड़ा लेंदी मेथड जो बेसिक अप्रोच होता है। आओ देखें इसको। इन्होंने क्या कहा, एक दिन घर से जल्दी निकली, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई है। भाई पूर्व दिशा की ओर गई है, और फिर 90 डिग्री घड़ी के सुई के विरुद्ध, घड़ी के सुई के विरुद्ध अगर 90 डिग्री मुड़ जाएगी तो उत्तर दिशा उसका हो जाएगा। और यहीं पर कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, 15 किलोमीटर चली है, मतलब 8 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर। इतना काम दिमाग में कर लो खट से। देखो यही चीज़ मैंने किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 8 किलोमीटर पूर्व 15 किलोमीटर उत्तर। तो भाई इसका मतलब यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि मामला बीच का हो गया, अब ये उत्तर पूर्व का मामला आ गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके लिए हमने ट्रिपलेट भी आपको सिखा रखा है। क्या, 15 17 8। बात समझ में आ गई। देखो 15 भी वहाँ पर था, 8 भी वहाँ पर था, इसीलिए हमने 17 को खट से टिक कर दिया। दोनों तरीके हमने यहाँ पर लगा दिए। बात समझ में आ गई ना। तो ये काम एग्जाम में आपको करना। बार बार मैं कहता हूँ ट्रिपलेट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, 3 4 5, 12 13 5, 15 17 8, 24 25 7। मैं बार बार इसी को कहता हूं कि ये 4 ट्रिपलेट याद कर लो, किसी एग्जाम में आपका बाहर नहीं होने वाला है। देख लो ग्राम विकास अधिकारी का ये पेपर रियल एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये देखो 15 17 8 पे क्वेश्चन बना हुआ है, और इन दोनों पे क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बनते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए भाई इनको याद रखो। अगर याद रहेगा तो देखो क्वेश्चन कितनी तेज़ी से होने वाले हैं। ठीक है ना। फिलहाल शॉर्टकट से अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो डायग्राम के थ्रू शॉर्टकट डायग्राम कैसे होगा। देखो पूर्व की ओर कितना हो गया था इसका, पूर्व की ओर इन्होंने दे रखा था यहाँ पर 8 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना दे रखा था, 8 किलोमीटर। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैंने आपसे शॉर्टकट 10 मिनट की क्लास में ये शॉर्टकट जो सिखाया था उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको। देखो यहाँ पर पूर्व की ओर कितना हो जाएगा इसका, 8 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो उत्तर मिलेगा। और ये कितना डिस्टेंस गई है, ये 15 किलोमीटर गई है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि भाई जब यही दोनों आपके बच गए हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन अगर पूछा गया होता तो आंसर क्या होता, उत्तर पूर्व। अगर डायरेक्शन नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो इन्हीं दोनों पे आपको क्या लगा लेना है, पाइथागोरस लगा लेना है। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाली जाएगी वो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, और सबसे बड़ा डिस्टेंस अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब हाइपोटेनस की बात हो रही है। और 15 17 8 में अगर देखो तो सबसे बड़ा ही तो मिसिंग है 17, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 17 किलोमीटर। बात समझे। बाकी डिटेल में डायग्राम बना करके जो आप लोग करते हो ना उसको कर लेना अपने आप से। ठीक है ना। तो बच्चों आपने आज की क्लास में जितनी चीज़ें देखी ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर अगर आपको क्रैक करना है तो इन सबको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, इनसे सीखो कि हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चों हम लोग टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे जुड़े हुए हैं, आपसे सब पे आपसे जुड़े हुए हैं। आप लोग हर प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन सारी हम लोग यहाँ पर देते रहेंगे। और साथ साथ आप लोग इस नंबर पे अपना नाम और अपने एग्ज़ाम का नाम मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हम आपको अपने आने वाले एप्लीकेशन में निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास में, आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आपके सामने नए क्वेश्चन और नए तौर तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।